हाँ जी। एट, ऑन, इन प्रीपोजिशन की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पहुंचे हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक। इन तीनों ही प्रीपोजिशन का एक कंपैरिजन होता है जो कि एक यूनिक कंपैरिजन है। तो इन प्रीपोजिशन के बारे में जो भी आज तक आपने जो नॉलेज आपके पास है, जिस भी तरीके के रूल्स या फैक्ट्स आपने इनके बारे में पढ़ रखे हैं, कृपया थोड़ी देर के लिए उनको साइड कर दीजिए, क्योंकि रूल या फैक्ट एकदम सही तरीका नहीं है प्रीपोजिशंस को या किसी भी टॉपिक को जानने का। क्योंकि अगर हम बात करें, खासकर जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए जो कि जनरल इंग्लिश को एक पर्पजफुली यानी किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए इस तरीके से उनको पढ़ना चाहते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए खासकर इंग्लिश जो है वो एक लैंग्वेज है। और लैंग्वेज का मतलब जब कोई इंसान अपने थॉट या अपने इमोशन को किसी को कन्वे करना चाहता है, व्यक्त करना चाहता है, इंसान अपने थॉट को या अपने इमोशंस को किसी और को व्यक्त करना चाहता है, प्रस्तुत करना चाहता है, तो उसका एकमात्र माध्यम होता है लैंग्वेज। इसका मतलब जब थॉट और इमोशन को कन्वे करने के लिए लैंग्वेज का यूज होता है, तो मतलब लैंग्वेज को अगर हमें समझना है तो उस इंसान के, उस स्पीकर के थॉट प्रोसेस को या इमोशंस को हमें समझना होगा। मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो लैंग्वेज है वो दो तरीके से, एक नेटिव लैंग्वेज और एक फॉरेन लैंग्वेज। नेटिव का मतलब वो मातृभाषा या मूल भाषा जिसको आपने जन्म से ही सीखा है, जाना है। तो उसको जानने का जो आपका एक तरीका होगा, बेसिक सा या सबसे मौलिक जो तरीका है वो यही है कि आप अपनी जो नेटिव लैंग्वेज है उसमें अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को किसी और के सामने कन्वे करते हैं, व्यक्त करते हैं, और किसी और के थॉट या इमोशंस को आप सुनते हैं, उनको फील करते हैं, उनको चिंतन करते हैं। तो आप उस लैंग्वेज की जो बेसिक्स है, उसका जो मर्म है उस लैंग्वेज का, उसको आप सबकॉन्शियसली समझ पाते हैं। वहीं अगर हम फॉरेन लैंग्वेज की बात करें, जैसे इंग्लिश की अगर हम बात करें, इसको जब आप पर्पजफुली किसी एग्जाम की तैयारी के लिए, खासकर हिंदी मीडियम वाले जब उसको पढ़ना चाहते हैं तो हम ग्रामर की तरफ जाते हैं। हम जब उसको लर्न करना चाहते हैं तो हम उसकी एक रूल बुक बनाते हैं, उसके टॉपिक्स, उनके एक फैक्ट बनाते हैं। लेकिन हर एक रूल के साथ कुछ एक्सेप्शन हमें मिलते हैं, हर एक फैक्ट के साथ कुछ एक्सेप्शन हमें मिलते हैं, और जितने ये एक्सेप्शन हमें मिलते जाएंगे उतने ही क्वेश्चन हमारे मन में छूटते जाएंगे, उतने ही सवाल हमारे मन में खड़े होते रहते हैं। तो इसका जो सही तरीका है, किसी भी लैंग्वेज को जानने का सही तरीका जो है वो, जैसे इंग्लिश की अगर हम बात करें, उसके किसी भी टॉपिक को जब आप समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है उस टॉपिक के लॉजिक को जाने, उस टॉपिक के फिगरेटिव सेंस को समझे, उसके फंक्शनल सेंस को समझे। फिगरेटिव सेंस का मतलब उसका एक चित्रित रूप क्या है, मतलब जब उस टॉपिक को आप पढ़ते हैं तो आपके मन में किस तरीके की छवि वो बनाता है। फंक्शनल सेंस का अर्थ है कि कार्यात्मक, मतलब सेंटेंस में उस पर्टिकुलर पार्ट का, उस टॉपिक का यूज है ही क्या, मतलब काम क्या है उसका, स्पीकर ने उसका उस पार्ट का यूज किया ही क्यों, इस तरीके से। तो जब हम इसको, लैंग्वेज को इस तरीके से पढ़ते हैं, जैसे अगर हम आज टॉपिक की बात करें प्रीपोजिशन की, तो प्रीपोजिशन जैसे एट, ऑन, इन, इनके बारे में इस तरीके के रूल्स हम बना लेते हैं, फैक्ट हमें दिखते हैं कि हाँ एक लोकेशन है, जो अगर छोटी लोकेशन है तो उसके लिए हम एट का यूज करेंगे, या पॉइंट ऑफ टाइम है उसके लिए हम एट का यूज करेंगे। अगर मीडियम टाइम है या मीडियम लोकेशन है या मीडियम मेंटल स्टेट है तो उसके लिए हम ऑन का यूज करेंगे। वहीं अगर लॉन्ग ड्यूरेशन का टाइम है या लॉन्ग जो है लोकेशन है उसके लिए हम इन का यूज करते हैं, लेकिन ये एकदम गलत तरीका है। इन सबको जानने का जो सबसे सही तरीका है वो इस स्टेटमेंट में छिपा है। स्टेटमेंट क्या है? द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द लैंडमार्क, मतलब इस सब्जेक्ट की स्थिति क्या है लैंडमार्क को देखते हुए, लैंडमार्क के रिस्पेक्ट में। अब सब्जेक्ट क्या है, लैंडमार्क क्या है, वो हम इसको देखेंगे। अगर हम प्रीपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें किसी भी सेंटेंस को, तो उसके तीन पार्ट जो हैं वो हम कर सकते हैं। पहला है सब्जेक्ट, प्लस में उसके साथ एक वर्ब होगी जो इस सब्जेक्ट के एक्शन को या इसके स्टेट को दिखाती है। उसके बाद प्रीपोजिशन, और उसके बाद लैंडमार्क। लैंडमार्क जिसको कि गवर्न करती है ये प्रीपोजिशन, लैंडमार्क जिसको कि इन्फ्लुएंस कर सकती है ये प्रीपोजिशन। तो इस प्रीपोजिशन का काम है इस सब्जेक्ट से इस लैंडमार्क का एक रिलेशन बिल्ड करना होता है, एक संबंध स्थापित करना होता है। उस संबंध को बोलते हैं नोशन, भाव। मतलब सभी की सभी जो प्रीपोजिशंस हैं वो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई नोशन या कोई भाव जो है वो व्यक्त करती है, कोई नोशन कन्वे करती है सेंटेंस में। मतलब सभी प्रीपोजिशन सेंटेंस में कुछ नोशंस कन्वे कर सकती हैं।
अब एट, ऑन, इन, ये सभी प्रीपोजिशन सेंटेंस में अलग अलग नोशंस जो है वो कन्वे कर सकती है, लेकिन इन सभी में एक खास रिलेशन है, एक मौलिक, एक विशेष रिलेशन है इनमें। वो क्या है कि एट, ऑन और इन जो है वो कुछ नोशंस हैं जिनको ये तीनों ही कन्वे कर सकती है, तीनों की तीनों प्रीपोजिशन उनको कन्वे कर सकती है। तो उसको समझने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है इसके फिगरेटिव सेंस को समझे, इसके लॉजिक को समझे, इसके फंक्शनल सेंस को समझे। वो हम इन 4 टॉपिक में कवर करेंगे। पहला, लैंडमार्क। लैंडमार्क, यही बड़ा लैंडमार्क, मतलब जिसको कि इन्फ्लुएंस करती है प्रीपोजिशन। तो एट जो है वो लैंडमार्क को जीरो डायमेंशन की तरह ट्रीट करती है। जीरो डायमेंशन का मतलब वो लैंडमार्क को एक पॉइंट या एक बबल की तरह देखती है। वहीं हम ओन की बात करें तो ओन लैंडमार्क को 2 डायमेंशन की तरह ट्रीट करती है। तो 2 डायमेंशन में क्या होगा कि जो लैंडमार्क है वो एक प्लेटफॉर्म या एक सरफेस की तरह आपको दिखेगा। वहीं ओन की अगर हम इन की बात करें तो इन जो है वो लैंडमार्क को 3 डायमेंशन की तरह ट्रीट करती है, और 3 डायमेंशन में जो लैंडमार्क है वो हमें एक कंटेनर की तरह दिखेगा। ठीक है। वहीं सेकंड पॉइंट पे देखें, व्यू पॉइंट। व्यू पॉइंट का अर्थ होता है दृष्टिकोण, यानी नजरिया। आपका नजरिया क्या है, या स्पीकर का नजरिया क्या है उस चीज को दर्शाने का, सेंटेंस में वो कहना क्या चाहता है। तो जो व्यू पॉइंट है वो आपका डिस्टल से लेकर प्रोक्सिमल की तरफ होता है। मतलब डिस्टल का अर्थ होता है दूरस्थ, यानी किसी चीज को आप ऊपर ऊपर से, ठीक है, यानी एक अंदाजा भर अगर आप लगाएं तो उसको कहते हैं दूरस्थ, बहुत दूर से किसी चीज को देखना। ठीक है। और प्रोक्सिमल का अर्थ होता है किसी चीज को बहुत गहराई से एनालाइज करना, समझना। ठीक है। तो सब्जेक्ट और लैंडमार्क का रिलेशन है वो किस तरीके का होगा, अगर हम एट की बात करें तो उसमें जो इसका रिलेशन है वो एक स्पेसिफिक पॉइंट या एक बबल की तरह दिखेगा, इस तरीके से। स्पेसिफिक पॉइंट या बबल की तरह क्यों, कि हम किसी चीज को बहुत दूर से जब देखते हैं, एक अंदाजा भर अगर हम लगाते हैं, हमें पता नहीं कि सब्जेक्ट जो है वो लैंडमार्क के राइट है, लेफ्ट है, ऊपर है, नीचे है, या किस तरीके का रिलेशन उनमें है, या किस तरीके का इंटीग्रेशन उन दोनों के अंदर है। सब्जेक्ट लैंडमार्क में कितना समाहित है, कितना कंटेन है उसके अंदर। अगर उसको हम बहुत दूर से देखते हैं या एक अंदाजा भर लगता है, एक छाया सी होती है, तो हम उसको एट का यूज करते हैं। वहीं जब हम थोड़ी और करीब जाते हैं तो हम देख पाते हैं कि जो सब्जेक्ट और लैंडमार्क का जो रिलेशन है वो एक कॉन्टेक्ट की तरह है, एक स्पोर्ट है। मतलब जो लैंडमार्क है वो प्लेटफॉर्म की तरह है, इस तरीके से सब्जेक्ट उसके कॉन्टेक्ट में है, लैंडमार्क सब्जेक्ट को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है। ठीक है। फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, हम जब इनकी तरफ जाते हैं तो इन जो है वो हमें दिखाता है कि जो लैंडमार्क और सब्जेक्ट का जो रिलेशन है वो कुछ इस तरीके का है। जो लैंडमार्क है वो कंटेनर की तरह है और सब्जेक्ट उसमें समाहित है, कंटेन्ड है। मतलब सब्जेक्ट जो है वो लैंडमार्क में एकदम घुला हुआ है, यानी सब्जेक्ट और लैंडमार्क का जो इंटीग्रेशन है वो एकदम गहराई से है, बहुत करीबी से है। ठीक है, इस तरीके से। जब इसको हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, पॉइंट जो तीसरा है उसमें जब हम देखेंगे फंक्शनल और फिजिकल इंक्लूजन और स्टेट ऑफ सब्जेक्ट इन लैंडमार्क। मतलब जो सब्जेक्ट है उसका लैंडमार्क में इंक्लूजन जो है, चाहे वो फंक्शनल हो चाहे वो फिजिकल हो, वो इंक्लूजन किस तरीके का है। ठीक है। तो वो एट जो है वो दिखाती है हार्डली डिसर्नेबल। हार्डली डिसर्नेबल का मतलब होता है कि किसी चीज को बहुत मुश्किल से अगर हम पहचान पाए, किसी चीज को मुश्किल से हम समझ पाए, ऐसा रिश्ता दिखाती है एट। ठीक है। और ऑन जो है, इन जो है वो दिखाती है हाईली डिसर्नेबल, मतलब जिसको इजीली हम समझ पाए। मतलब उसके फंक्शनल और फिजिकल इंक्लूजन को सब्जेक्ट और लैंडमार्क में किस तरीके से जुड़े हुए हैं उसको हम बहुत गहराई से अगर समझ पाए, बहुत गहराई से अगर देख पाए सेंटेंस में, तो उसको दिखाती है इन। ऑन इन दोनों के बीच का कहीं एक पार्ट है जहां पर एक कनेक्शन भर दिखे, बहुत अच्छे से भी ना दिखाए और मतलब उसको एक हम एक ब्लर वे में भी नहीं कह सकते। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, जूम आउट से जूम इन की तरफ। जूम आउट का अर्थ होता है जैसे अगर हम मान लो आप कश्मीर से आप तमिलनाडु की अगर की तरफ किसी शहर की अगर जीपीएस पे अगर लोकेशन देखते हैं या जाना चाहते हैं, तो उनके बीच में दिल्ली हो चाहे कितने भी बड़े बड़े जो मतलब शहर हैं वो आपको एक पॉइंट की तरह दिखाई देंगे जीपीएस पे। ठीक है, क्योंकि आपने बहुत जूम आउट करके रखा है। ठीक है। तो उस सिचुएशन में, यानी जूम आउट सिचुएशन वो होती है जिस चीज को बहुत हम
गहराई से नहीं देख पाते। और जूम इन का मतलब होता है, जूम इन में जैसे रिसर्चर किसी सेल्स जो है, इंसान की जो सेल्स है, कोशिका है, उसके अंदर के पार्ट को भी डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं, ठीक है, अलग अलग देख पाते हैं। वो कैसे? जूम इन करके, किसी चीज को बहुत करीब से आके देख के, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो जो एट है वो जूम आउट स्टेट में होता है, जो इन है वो जूम इन की स्टेट में होता है। यानी लैंडमार्क और जो सब्जेक्ट का जो रिलेशन है, अगर वो जूम आउट की तरह लगे, एक ऊपर ऊपर से लगे, ठीक है, तो हम एट का यूज करते हैं। वहीं लैंडमार्क और जो उसका सब्जेक्ट का जो रिलेशन है वो बहुत गहराई से अगर दिखे तो हम इनका यूज करते हैं। ऑन उन दोनों के बीच में कहीं पड़ता है, इस तरीके से। नंबर 4 है मेंटल स्टेट वाली जो वर्ब्स होती हैं, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो मेंटल स्टेट को दिखाती हैं। तो उन वर्ब के साथ एट का यूज हम कब करते हैं, इनका कब करते हैं? तो जब लैंडमार्क का सब्जेक्ट पे जो इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है, वो अगर एक फ्लैश पॉइंट यानी फ्लैश फोटो, जैसे फोटो खींचता है फ्लैश, इस तरीके से मात्र कुछ सेकंड के लिए, ये एक स्वेल यानी तरंग की तरह। तो सब्जेक्ट की जो मेंटल स्टेट है उस पर अगर लैंडमार्क का जो इन्फ्लुएंस है वो एक फ्लैश की तरह हो या एक स्वेल की तरह हो मात्र कुछ सेकंड के लिए, तो हम एट का यूज करते हैं। वहीं अगर जो मेंटल स्टेट है वो अगर एक लॉन्ग लास्टिंग है, ठीक है, एक प्रोसेस की तरह है, तो हम इनका यूज करते हैं। ऑन जो है वो इन दोनों के बीच में पड़ता है, मतलब वो एक फ्लैश पॉइंट की तरह भी नहीं होता और वो एक लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं होता, ठीक है, लेकिन उसमें एक इंक्लूजन, एक इंटीग्रेशन दिखता है, ठीक है, तो हम ऑन का यूज करते हैं। अब कुछ एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। हम इसके साथ भी इसको देख पाएंगे, जैसे आवर फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू पेरिस हैड ए स्टॉप ओवर एट दुबई। अब दुबई यहां पर लैंडमार्क है, ठीक है, आवर फ्लाइट यहां पर सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट और लैंडमार्क में रिलेशन क्या है आप देख पाएंगे। जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जीपीएस में इस तरीके से आप दिल्ली से चले, आपको पेरिस जाना है, तो स्टॉप ओवर बीच में कहीं रुकना है दुबई, तो दुबई को आप, ये जो पॉइंट है इसको एक पॉइंट की तरह आप दिखा रहे हैं, क्योंकि आपने इसके बारे में कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं, ठीक है, दुबई के बारे में या आपका जो रुकना है उसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी दे नहीं रखी सेंटेंस में, ठीक है। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट और लैंडमार्क का जो रिलेशन है, जो इंटीग्रेशन है, जो एक दूसरे के जो करीब आना, वो बहुत मामूली सा है। तो एक डिजिटल व्यू पॉइंट है या जूम आउट स्टेट है, ठीक है। तो जूम आउट करके जो दुबई है वो एक पॉइंट की तरह दिखता है, इस तरीके से। Researchers study how DNA is replicate in cells to understand the fundamental life process, ठीक है। तो अगर यहां पर हम देखें तो रिसर्चर जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक है, सेल्स जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है। अब सब्जेक्ट और लैंडमार्क का रिलेशन किस तरीके का है? वो इतना करीब रिलेशन है कि डीएनए उसमें रिप्लिकेट का मतलब होता है दोहराना, यानी डीएनए उसमें बार बार दोबारा कैसे बन जाता है, इस तरीके को देखना। अब सेल्स इतनी छोटी सी चीज है, उसके अंदर का एक पार्ट अगर आप देख पाते हैं तो इसका मतलब जो आपका व्यू पॉइंट है, उसको देखने का जो नजरिया है वो प्रोक्सिमल है, बहुत करीब है, ठीक है। तो जो सेल्स है वो एक कंटेनर की तरह है, उसमें जो डीएनए है या रिसर्च जो है, जो रिसर्च कर रहा है वो उसमें कंटेन है, वो एकदम घुला हुआ है, वो एकदम चिपका हुआ है, उसको बहुत गहराई से वो समझ नहीं पा रहा है, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर इनका यूज किया। ही इज वर्किंग एट द कंप्यूटर। अब ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक है, कंप्यूटर यहाँ पर लैंडमार्क है। अब इस सेंटेंस में कहीं भी सब्जेक्ट और लैंडमार्क के रिलेशन के बारे में डिटेल में कुछ नहीं बता रखा, उनके किस तरीके का उनमें कनेक्शन है, किस तरीके का उनमें इंटीग्रेशन है, ऐसा कुछ सेंटेंस में है नहीं। वो इस तरीके की पिक्चर आपके माइंड में बनेगी कि सब्जेक्ट और लैंडमार्क जो है वो करीब तो है, सब्जेक्ट लैंडमार्क के पास तो बैठा है, लेकिन ये नहीं पता वो किस तरीके का काम वहां कर रहा है, ठीक है। वो कुछ इस तरीके की सिचुएशन होगी जैसे आप इतनी दूर से उसको एनालाइज कर पा रहे हो, वो एक इशारा भरा आप इसके बारे में कर पा रहे हो कि वो वहां काम कर रहा है, इस तरीके से। ही इज वर्किंग ऑन द कंप्यूटर ट्राइंग टू फिक्स द सॉफ्टवेयर बग। अब ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, कंप्यूटर यहाँ पर लैंडमार्क है, ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट और लैंडमार्क का एक कनेक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है सेंटेंस में, ट्राइंग टू फिक्स द सॉफ्टवेयर बग। इसका मतलब हम यहाँ इसको देख पा रहे हैं, सब्जेक्ट इन्वॉल्व है, सब्जेक्ट के लिए जो ये स्क्रीन है, जो सॉफ्टवेयर है, वो एक मतलब प्लेटफॉर्म की तरह है, वो एक सरफेस की तरह है, और वो मेंटली रूप से इन्वॉल्व है उसमें। सब्जेक्ट कनेक्ट है किससे? जो स्क्रीन है कंप्यूटर की उससे कनेक्ट है, वो उसको अपडेट दे रहा है, वो उसको अपनी तरफ से जो एक्शन है वो ले रहा है उसके
प्रति। देयर हैज बीन ए टेक्निकल ग्लिच इन द कंप्यूटर। अब यहाँ देखिए कंप्यूटर जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है, ग्लिच जो है टेक्निकल ग्लिच जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है। अगर आप देखें सब्जेक्ट और लैंडमार्क एक दूसरे में कितनी गहराई से इन्वॉल्व है। टेक्निकल ग्लिच उस कंप्यूटर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, वो कितनी अंदर तक हो सकता है, वो एसएमपीएस में है, रैम में है, कहाँ है, मदरबोर्ड में है, लेकिन वो उसके अंदर है। ठीक है, तो इनका इन्वॉल्वमेंट कितना गहरा है, वो एकदम करीब है, वो एक दूसरे में एकदम घुले हुए हैं। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ इनका यूज किया। ही स्टॉप्ड एट पेज 7। ठीक है, अब ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, पेज 7 यहाँ पर लैंडमार्क है। अब सब्जेक्ट और लैंडमार्क का रिलेशन कुछ इस तरीके से है, जैसे मान लो हम जैसे उस बुक में अगर 1 से 100 तक पेज हैं, तो उसको सिर्फ एक पेज को वो एक पॉइंट भर की तरह देख रहा है, जैसे उसको बार बार पेज पलटना हो, इस तरीके से जैसे काउंटिंग करनी हो, इस तरीके का रिलेशन ये दिखाता है। एक इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं है उसमें। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ एट का यूज किया, क्योंकि पेज के बारे में या सब्जेक्ट का इस लैंडमार्क के रिलेशन के बारे में कुछ ज्यादा सेंटेंस में दिखा नहीं रखा। ही इज स्टडिंग ऑन पेज नंबर 7। अब यहाँ पर पेज नंबर 7 फिर वही लैंडमार्क है, ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, लेकिन अब सब्जेक्ट और लैंडमार्क के बीच में एक रिलेशन, एक कनेक्शन दिखा रखा है। वो रिलेशन क्या है? स्टडिंग। जब आप पेज को पढ़ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप उसमें इन्वॉल्व हैं। मतलब जो सब्जेक्ट है वो अगर पेज को पढ़ रहा है तो पेज में इन्वॉल्व है, यानी सब्जेक्ट और लैंडमार्क कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं इस तरीके से। तो इनमें कनेक्शन है, इसमें करीबी है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ ऑन का यूज किया। इट इज रिटन ऑन पेज 7 इन द फर्स्ट पैराग्राफ। अब फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ लैंडमार्क है, इट इज रिटन जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट में और लैंडमार्क में इंटीग्रेशन कहीं ज्यादा है, उसमें करीबी कहीं ज्यादा है, क्योंकि उसने पेज नंबर 7 के फर्स्ट पैराग्राफ में किसी चीज को नोटिस किया है। इसका मतलब जो सब्जेक्ट है वो लैंडमार्क के अंदर काफी करीब है। ठीक है, वो अंदर तक गहराई से उसमें घुला हुआ है, यानी पैराग्राफ जो है वो एक कंटेनर की तरह है और उसके अंदर जाके उसने किसी चीज को नोटिस किया है। ऐसे ये फंक्शनल, इस तरीके ये फंक्शनल इंटीग्रेशन है, फंक्शनल इंटीग्रेशन। तो फंक्शनल इंक्लूजन क्या होता है? ये डिसर्नेबल, जूम इन करके, ठीक है, किसी चीज को इस तरीके से। सी सोल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन ए सेकेंड। अब आपने बार बार सुना कि एक मतलब छोटा जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है उसके लिए एट का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ तो सेकंड के लिए इन का यूज हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि सी सोल्ड जो है ये यहाँ पर ये पूरा जो फ्रेज है ये सब्जेक्ट की तरह काम करेगा और सेकंड जो है ये लैंडमार्क की तरह काम करेगा। उसको पिक्चराइज अगर हम करना चाहें वो इस तरीके से होगी कि जैसे सेकंड की शुरुआत यहाँ से यहाँ तक थी और जो उसका इन्वॉल्वमेंट है वो पूरा यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट जो है वो लैंडमार्क के साथ साथ शुरू से अंत तक उसके साथ वो पूरा उसमें घुला हुआ है। ठीक है, तो हमें सिर्फ इन्वॉल्वमेंट देखना है, लैंडमार्क का सब्जेक्ट से इन्वॉल्वमेंट क्या है। हमें नहीं देखना कि लैंडमार्क छोटा है कि बड़ा है। ठीक है, हमें लैंडमार्क को ये नहीं देखना कि लैंडमार्क बहुत छोटा है या बहुत बड़ा है, हमें इन्वॉल्वमेंट देखना है। जैसे कि दुबई के साथ हमने एट का यूज किया। ठीक है, वहीं अगर हम देखें सेल के साथ हमने इन का यूज किया, अब यहाँ सेकंड के साथ हमने इन का यूज किया है। आगे हम देखें द बर्ड्स बिगन देयर मॉर्निंग चोरस एट डाउन। अगर हम डाउन को देखें, जो लैंडमार्क है डाउन क्या है? जो 8 पहर होते हैं दिन के। 8 पहर क्या होते हैं? तो 8 पहर के हिसाब से हम दिन को अगर बांटें तो एक पहर यानी डाउन जो है वो लगभग वो 3 घंटे का होगा। ठीक है, तो सेकंड से तो बड़ा टाइम है, लेकिन फिर भी हमने एट यूज किया। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ एक इशारा भर किया है। ठीक है, सब्जेक्ट जो है वो लैंडमार्क से उसका इंटीग्रेशन मामूली सा है। ठीक है, वो एक इशारा भर है उसके प्रति, इसलिए हमने एट का यूज किया। इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है। द रिजल्ट्स वेयर पब्लिश्ड ऑन द इवनिंग ऑफ द इंसिडेंट। अब द इवनिंग यहाँ पर लैंडमार्क है, द रिजल्ट यहाँ पर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट और लैंडमार्क में रिलेशन इतना सा है, एक कनेक्शन सा दिखा रखा है कि इंसिडेंट की जो इवनिंग थी उस दिन, इसलिए हमने यहाँ ऑन का यूज किया। आफ्टर कॉलेज सी डिसाइडेड टू वर्क एट द लोकल लाइब्रेरी। अब अगर हम देखें लोकल लाइब्रेरी जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है, सी यहाँ पर सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट और लैंडमार्क में रिलेशन कैसा है? यहाँ लैंडमार्क जो है एक बबल की तरह है, यानी कि लाइब्रेरी में नहीं पता हमें कि उसका काम क्या है, वो लाइब्रेरी में क्या काम करती है।
ठीक है, वो कंप्यूटर ऑपरेटर है कि वो लाइब्रेरी में झाड़ू पोछा करती है, या फिर वो लाइब्रेरी में गार्ड की जॉब पे है, नहीं पता हमें लाइब्रेरी के बाहर काम है उसका या अंदर काम है, ठीक है। तो उस सब्जेक्ट और लैंडमार्क में इन्वॉल्वमेंट जो है वो एक इशारा भर दिखा रखा है, ये इसलिए इसके साथ हमने एट का यूज किया। एट द टाइम ऑफ हर डेथ सी वाज वर्किंग ऑन ए न्यू नॉवल। अब सी यहाँ पर सब्जेक्ट है और न्यू नॉवल यहाँ पर लैंडमार्क है। अब सब्जेक्ट और लैंडमार्क में एक रिलेशन है, सब्जेक्ट और लैंडमार्क आपस में कनेक्टेड है। क्यों कनेक्टेड है? क्योंकि वो उस पर काम कर रहे थे। जब आप किसी नॉवल को लिख रहे हैं तो आप उससे कनेक्ट हैं, ठीक है। जिस चीज पर उसको लिख रहे हैं उस नॉवल से, तो वो नॉवल आपके माइंड में है, ठीक है, वो नॉवल आपके मन में घूम रहा है। इसका मतलब आप सब्जेक्ट और लैंडमार्क के बीच में एक रिलेशन है, एक कनेक्शन है, इसलिए हमने ऑन का यूज किया। सी हैज ऑलवेज वांटेड टू वर्क इन ए एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग यहाँ पर लैंडमार्क है, ठीक है। सी यहाँ पर सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट और लैंडमार्क का जो रिलेशन है, तो एडवर्टाइजिंग इस तरीके से है, सब्जेक्ट जो है वो लैंडमार्क में एकदम घुला हुआ है, ठीक है, क्योंकि जब उसमें वो एडवर्टाइजमेंट जब वो काम करेगा तो जब लैंडमार्क की शुरुआत होगी वहां से और अंत तक जो सब्जेक्ट है वो उसके साथ इंटीग्रेटेड रहेगा, समाहित रहेगा उसके अंदर, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ इनका यूज किया। वी वेयर सरप्राइज्ड, जो मेंटल स्टेट की जो वर्ब्स हैं, सरप्राइज्ड एट द ब्यूटी ऑफ हिडन वाटरफॉल, ठीक है। तो जो लैंडमार्क है हिडन वाटरफॉल, ठीक है, और ये सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के मन में, सब्जेक्ट की मेंटल स्टेट जो है, सरप्राइज, सरप्राइज हमें दिखाता है कि वो एक दीप की तरह आया, एक तरंग की तरह। जैसे ही हमने वाटरफॉल को देखा, सरप्राइज, एक चकित। अब चकित किस तरीके से होते हैं? आप एक सेकंड के लिए चकित होते हैं, सरप्राइज एक सेकंड के लिए होते हैं, थोड़ी देर के लिए, वो मामूली सा टाइम होता है, इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होता है, इसलिए हम ऐसी वर्ब के साथ जो मेंटल स्टेट को थोड़े समय के लिए दिखाए, एक तरंग की तरह, एक फ्लैश या एक स्वेल की तरह दिखाए, तो हम एट का यूज करते हैं, इसलिए हमने यहाँ एट का यूज किया। जस्ट ग्लिम्ट एट द फोटो देन टर्न हिज अटेंशन एल्वे। अब द फोटो यहाँ पर लैंडमार्क है, ठीक है, झलक, ग्लिम्ट का अर्थ होता है झलक देखना, ठीक है। अब उसने एक झलक भर देखी, उसकी तरफ एक नजर घुमाई सिर्फ, और नजर घुमा के फिर वो कहीं और देखने लगा। इसका मतलब उसके माइंड में, उसके मन में उसकी जो पिक्चर थी वो कुछ समय के लिए, एक तरंग के लिए आई, ठीक है, इसलिए हमने इसके साथ एट का यूज किया। प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडी इफ यू वांट टू पास द एग्जाम। अब जो योर स्टडी जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है, ठीक है। अब जो सब्जेक्ट है यू कॉन्सेंट्रेट करेगा, जब कॉन्सेंट्रेट करेगा तो उसका कनेक्शन बनेगा। सब्जेक्ट और लैंडमार्क का जो कनेक्शन है वो कुछ समय तक बनेगा। कॉन्सेंट्रेट का अर्थ यही होता है कि उसको, उसके मन में थोड़ी देर के लिए उसकी छवि रहे, यानी सब्जेक्ट के माइंड में लैंडमार्क की छवि थोड़ी देर के लिए बनेगी, इसलिए हमने कॉन्सेंट्रेट के साथ ऑन का यूज किया। My parents always impressed on me the importance of honesty, ठीक है, even when it was difficult। यानी जो इम्प्रेस्ड है, इम्प्रेस जो वर्ब है ये दिखाती है, इम्प्रेस का अर्थ होता है कि किसी को बार बार समझाना या वो चीज दर्शाना, दिखाना, ठीक है। तो वो आपके मन में कुछ समय के लिए बनी रहेगी, कोई आपको बार बार उस चीज के लिए बताए, समझाए, ठीक है, वो मतलब आपके ऊपर थोपने की कोशिश अगर की जाए तो उसका मतलब वो आपके मन में एक छाप छोड़ेगी कुछ समय के लिए, ठीक है, इसलिए हमने इम्प्रेस के साथ ऑन का यूज किया। इवन व्हेन ही वाज सो कंप्लीटली एब्जॉर्ब इन हिज बुक दैट ही डिडंट हियर हिज फोन रिंग, ठीक है। एब्सॉर्ब इन, एब्सॉर्ब का मतलब डूब जाना, किसी चीज में एकदम घुल जाना, घुल मिल जाना, ध्यानस्थ हो जाना किसी चीज में, ठीक है। तो इसलिए इसके साथ इनका यूज किया, क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग है। इस तरीके से सब्जेक्ट इसमें डूब गया लैंडमार्क में, लैंडमार्क के अंदर, यानी जो बुक है, बुक में एकदम घुल गया वो, बुक के साथ एकदम इन्वॉल्व हो गया वो, इसलिए इसके साथ इनका यूज किया। तो जो मेंटल स्टेट जो लॉन्ग लास्टिंग चले उसके लिए हमने इनका यूज करना है। मतलब जो लैंडमार्क है वो सब्जेक्ट को बिल्कुल चारों तरफ से घेर लेगा, वो उसके ऊपर एक कवर की तरह होगा, ठीक है, कंटेनर की तरह होगा, तो हम इनका यूज करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब हम आने वाली वीडियोस में एट, ऑन और इनको अलग अलग, इनको सेपरेट कुछ एग्जाम्पल के साथ एक अच्छे तरीके से थोड़े से समय में हम इन सभी को अलग अलग डिस्क्राइब करेंगे आपके सामने। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।